Hello guys, welcome to VS Educational Place BPSC 132 book by SV Crazy Hacks। गाइज हमारी BPSC 132 बुक का नाम है भारत सरकार और राजनीति। इस बुक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए गाइज शुरू करते हैं। गाइज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इकाई 8। हमारी इकाई 8 रहेगी कार्यपालिका। कार्यपालिका में हम जानेंगे कार्यपालिका क्या है, कैसे काम करती है, इसमें भारत के राष्ट्रपति का क्या रोल रहता है, भारत के राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, चुनाव कैसे होता है राष्ट्रपति का, उसका कार्यकाल कितने समय का होता है, उसको हटाने की प्रक्रिया क्या रहेगी, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम जानेंगे। साथ ही हम प्रधानमंत्री के बारे में भी यही सब चीज़ें जानने वाले हैं। कैबिनेट और संसद का रोल जानेंगे हम, इसमें क्या रहने वाला है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कैसे काम करते हैं, ये हम समझेंगे इस इकाई के अंदर। तो आइए गाइस शुरू करते हैं इस इकाई को। गाइस इस इकाई को बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट इकाई है। ये हमारे फाइनल ईयर तक चलने वाली है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आइए गाइस सबसे पहले प्रस्तावना देख लेते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। भारत में कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। राष्ट्रपति राज्य का मुखिया या फिर राष्ट्र का प्रतीक होता है, यानी कि राष्ट्रपति एक राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है। जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति की शक्तियां ही होती हैं एक तरीके से। तो आइए जानेंगे हम इस इकाई में उन्हीं कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति केवल औपचारिक भूमिका निभाते हैं, वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती हैं, यानी कि दिखाने के लिए औपचारिक रूप से राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के पास, लेकिन कार्यपालिका शक्तियों को वास्तविक रूप से कंट्रोल करता है प्रधानमंत्री। तो उसी चीज़ को हम इस इकाई में अच्छी तरह से समझने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं। राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य होता है, यानी कि राष्ट्रपति जो राज्य है, जो राष्ट्र है, उसका मुखिया होता है, अध्यक्ष होता है, और उस राज्य में बनने वाली सरकार या फिर उस राष्ट्र में बनने वाली सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। तो ये दोनों कैसे काम करेंगे, कैसे इनका चुनाव होता है, यही हम जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से इस इकाई में। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कैसी स्थिति है, ये जानेंगे। भारतीय संसदीय व्यवस्था में इन दोनों के बीच कैसे संबंध रहते हैं, ये जानेंगे हम इस पूरी इकाई में डिटेल में। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले जान लेते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो संविधान के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति केवल राज्य का अध्यक्ष होता है, वास्तविक रूप से उसे शक्तियां नहीं दी जाती, यानी कि सिर्फ राज्य का मुखिया है, उसको जो शक्तियां दी गई हैं वो उनको अपने अकॉर्डिंग उनके ऊपर काम नहीं कर सकता है, वास्तविक रूप से उन पे काम नहीं कर सकता है, वास्तविक कंट्रोल नहीं है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और राष्ट्रपति 5 साल के लिए बनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। महाभोग से संसद द्वारा इसको हटाया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति को महाभोग प्रक्रिया से, महाभोग के प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। जब राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति उनकी जगह काम करते हैं, या फिर अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दें, इस्तीफ़ा दे दें, तो उसके बाद भी उपराष्ट्रपति काम संभालते हैं जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति ना आ जाए। राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रखा जा सकता। और उपराष्ट्रपति होते हैं, उनका चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता चुनाव नहीं करती है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। तो आइए जान लेते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। संविधान के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 58 और 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ योग्यताएं दी गई हैं, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहला जो योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए, वे सभी योग्यताएं पूरी होनी चाहिए जो एक लोकसभा के सदस्य की होती हैं। इसके अलावा किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, यानी कि जहाँ से पैसे आते हों या फिर
जहाँ से प्रॉफिट होता हो, ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं होनी चाहिए। वे संसद के किसी भी सदन या फिर राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा संसद द्वारा कुछ योग्यताएं तय की जाती हैं टाइम टू टाइम, वो भी पास करनी होती हैं, उनमें भी खरा उतरना होता है। तो ये कुछ योग्यताएं हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए ये योग्यताएं होनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। ये तो थी योग्यताएं। अब जान लेते हैं राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होता है उसकी प्रक्रिया क्या है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दोनों सदनों के बीच वोटिंग होती है। उस वोटिंग में जो बहुमत प्राप्त होता है उसी को राष्ट्रपति बनाया जाता है। यानी कि संसद के दोनों सदनों के बीच वोटिंग होगी, जिसमें राज्यसभा में चुने हुए सदस्य होंगे। ये चुनाव अनुपात प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि ज़्यादा बहुमत जिसकी तरफ आएगा उसी को राष्ट्रपति बना देंगे। सिंगल ट्रांसफरेबल मत द्वारा की जाती है, यानी कि जहाँ पे बहुमत प्राप्त होगा उसी को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको देखें तो राज्य एवं केंद्र सरकार के बीच एक रूपता पाई जाती है, जहाँ पे उसी को ही राष्ट्रपति बनाया जाता है। इसके अलावा बात करें राज्यों में एक रूपता लाने के लिए प्रत्येक सदस्य को वोट को गिना जाता है, यानी कि संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक राज्य के सदस्य होते हैं, हर एक सदस्य के वोट को गिना जाता है। इस वोट का मूल्य वहाँ की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है, यानी कि किसी एरिया की जनसंख्या के अकॉर्डिंग वहाँ के सदस्य लिए जाते हैं। अगर जनसंख्या कम है तो वहाँ के सदस्य कम होंगे, अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ के सदस्य ज़्यादा होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग वो सदस्य जो सदस्य चुनकर आए हुए होते हैं वो वोट करते हैं, और वोटिंग में जिसके सिंगल ट्रांसफरेबल मत द्वारा की जाती है, जिसमें बहुमत आने पर राष्ट्रपति बना दिया जाता है। सभी मतदाता होते हैं जो वो प्रथम और द्वितीय विरासत के आधार पर मत करते हैं, यानी कि वोट डालते हैं। जहाँ पर बहुमत आ जाता है उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति बना दिया जाता है। चुनाव केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाया जा सके राष्ट्रपति के चुनाव में। इस तरह से राष्ट्रपति केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय राज्य का संघीय चरित्र देख सकते हैं हम इस वोटिंग के थ्रू, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। अब राष्ट्रपति को हटाने की क्या पद्धति रहेगी, राष्ट्रपति का कार्यकाल कैसे रहता है वो भी जान लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 साल तक कार्य करता है। जिस दिन वो पद ग्रहण करता है उसी दिन से उसका कार्यकाल शुरू हो जाता है। वो अपने कार्यकाल में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, यानी कि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, जज होता है, उसके थ्रू हिडन तरीके से, गोपनीय तरीके से शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुनाव लड़ सकता है, यानी कि अगर एक बार राष्ट्रपति बन चुके हैं तो दूसरी बार भी वही राष्ट्रपति बन सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका एक एग्जाम्पल हैं, जो कि 2 बार भारत के राष्ट्रपति बन चुके हैं। बावजूद इसके कि उनको जवाहरलाल नेहरू का समर्थन प्राप्त नहीं था दूसरी बार बनने के लिए, लेकिन कांग्रेस के सदस्यों का समर्थन था, इसीलिए वो दूसरी बार भी राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति के पद पर वो तब तक रह सकते हैं जब तक कोई नया राष्ट्रपति ना आ जाए। यदि राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र देना चाहते हैं, रिज़ाइन देना चाहते हैं, तो वो उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, और उपराष्ट्रपति चार्ज ले लेंगे राष्ट्रपति का।
जब तक कि कोई नए राष्ट्रपति ना आ जाए 6 महीनों के अंदर राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव करवा दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता। अगर हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 56 और 61 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभोग की प्रक्रिया का प्रावधान है। यानी कि यदि राष्ट्रपति संविधान की अवहेलना करता है, संविधान को तोड़ता है, संविधान को नहीं मानता या फिर संविधान की उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ महाभोग लाया जा सकता है। महाभोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। इसके लिए संसद का 2/3 बहुमत चाहिए, यानी कि वोटिंग होगी, 2/3 महाभोग के समर्थन में होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति को महाभोग लाके हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभोग लगाया जा सकता है। इस महाभोग लगते ही राष्ट्रपति को तुरंत त्यागपत्र देना होगा, उसी टाइम रिज़ाइन देना होगा। इस प्रकार राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, मुश्किल प्रक्रिया है। संसद का दुरुपयोग भी नहीं कर सकते हैं। अब तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभोग नहीं लाया गया। जितने भी राष्ट्रपति बने हैं सभी के सब अपना कार्यकाल करके ही गए हैं। राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में भी जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्तियां प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है, साधारण और आपातकालीन। यानी कि साधारण यानी कि नॉर्मल शक्तियाँ, आपातकालीन अर्जेंट शक्तियाँ हम बोल सकते हैं इनको। साधारण शक्तियों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि 4 तरीके से डिवाइड किया गया है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, वित्तीय और न्यायिक, यानी कि इन 4 भागों में बांटा गया है साधारण शक्तियों को। इसके अंदर आ जाती हैं जो कार्यपालिका शक्ति हैं वो राष्ट्रपति के अंदर ही होती हैं, यानी कि राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं उन्हीं को यहाँ पे कार्यपालिका शक्ति बोला गया है, जिन्हें राष्ट्रपति स्वयं या फिर अपने अधीन पदाधिकारी द्वारा इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति के अंडर अधिकारी काम करते हैं उनके थ्रू इन शक्तियों को लेते हैं। इसका मेन एग्जाम्पल प्रधानमंत्री है, जो सभी कार्यों को राष्ट्रपति को सुनिश्चित करेगा। ये अनुच्छेद 75 में लिखा है। अनुच्छेद 77 में कहा गया है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से इस्तेमाल की जाएंगी, यानी कि मेनली प्रधानमंत्री के थ्रू कार्यपालिका शक्तियां जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं जो कि औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के पास हैं, लेकिन वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री के पास हैं। अगर हम राष्ट्रपति की प्रशासनिक और सैनिक शक्तियों भी प्राप्त हैं, जो कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, यानी कि राष्ट्रपति है जो वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। जैसे कि सैन्य बलों की नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति भारत के अटॉर्नी जनरल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विशेष आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, यहाँ तक कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने विवेक से नहीं करते, बल्कि लोकसभा के बहुमत प्राप्त दलों के नेताओं को प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति सैनिक बलों के कमांडर होते हैं, चीफ होते हैं, जैसे कि थल सेना, वायु सेना, जल सेना, इनके अध्यक्ष होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। उन्हें युद्ध की घोषणा करने और शांति लाने का अधिकार है। इसके अलावा वे ये सब तभी कर सकते हैं जब संसद की अनुमति हो। संसद की अनुमति के अलावा वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि अगर युद्ध की घोषणा करनी है या फिर शांति लानी है, उसके लिए संसद से अनुमति चाहिए होगी राष्ट्रपति को। इसके अलावा राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी वो संसद का एक अभिन्न
भाग होता है, अभिन्न अंग होता है। यानी कि संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है राष्ट्रपति, फिर भी संसद का एक अभिन्न पार्ट होता है, अभिन्न अंग होता है। ये संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा गया है। जैसा कि हमने इकाई 7 में पढ़ा था, राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को समन करने का अधिकार है, यानी कि वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, संयुक्त बैठक संबोधित कर सकते हैं। राष्ट्रपति ही राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, यानी कि 12 सदस्य जो हैं राज्यसभा में वो राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए होते हैं। उन्हें लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है, जो हमने इकाई 7 में पढ़ा था। उसमें लोकसभा के बाद राज्यसभा में सिर्फ जाना होता है, राज्यसभा की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत होती है, मंजूरी की ज़रूरत होती है। नए राज्यों के निर्माण, क्षेत्रों में बदलाव, राज्यों के नामों में परिवर्तन, राज्यों की सीमा में परिवर्तन करते टाइम भी राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। यानी कि अगर देश के अंदर कोई भी चेंज करने जा रहे हैं, देश की सीमाओं में कोई चेंज करने जा रहे हैं, नामकरण में कोई चेंज करने जा रहे हैं, यानी कि क्षेत्र में अगर हम कोई भी बदलाव कर रहे हैं तो उसमें राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। कोई भी विधेयक जो कि संसद द्वारा पारित हो चुका हो, वह कानून तभी बन सकता है जब राष्ट्रपति की सहमति हो। यानी कि कोई भी कानून बनाना हो उसके लिए विधेयक बनता है। जब वो विधेयक पास हो जाता है तो उसके बाद वो तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति को अनुमति देते हैं या राष्ट्रपति की सहमति होती है। जब राष्ट्रपति इस विधेयक को अपने पास भी रख सकते हैं और इसको अगर वो पुनः संशोधन के लिए भेजते हैं, यानी कि राष्ट्रपति उसमें कुछ चेंज चाहते हैं, राष्ट्रपति को वो सही नहीं लगा, वो चेंज करने के लिए भेज दिया। उसके बाद दोनों सदन बिना किसी चेंज के अगर फिर से राष्ट्रपति के पास उसको भेज रहे हैं तो राष्ट्रपति को उसको पास करना पड़ेगा। वो बाध्य हैं इसके लिए, वो मना नहीं कर सकते। संसद की अनुमति के बिना अध्यादेश वैध नहीं माने जाएंगे। यानी कि यह संसद का सत्र नहीं चल रहा, उस समय राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वे जनता के हितों के लिए अध्यादेश ला सकते हैं। संसद का सत्र, कोई भी सत्र नहीं चल रहा, संसद बंद है, एक तरीके से लगा सकते हैं। संसद का काम नहीं चल रहा, कोई भी सत्र नहीं चल रहा, उस समय राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो जनता के हित के लिए कोई भी अध्यादेश ला सकते हैं। इन अध्यादेशों का असर उतना ही होता है जितना संसद के पारित कानूनों का असर होता है, लेकिन इन अध्यादेशों को तभी संसद के सामने लाया जाना आवश्यक है। यानी कि जब भी सत्र चलेगा तो इन अध्यादेशों को संसद के अंदर लाना ज़रूरी है। बिना संसद की अनुमति के ये लीगल नहीं माने जाएंगे, वैध नहीं माने जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 254 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये भी अधिकार है कि वो समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को दूर कर सकते हैं। एक अन्य विधेय कार्य भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वे राज्यों के राज्यपाल द्वारा भेजे गए राज्य के विधेयक को मंजूरी देते हैं। यानी कि एक राज्य से रिलेटेड कोई कानून बनाना है तो उसको भी, यानी वो विधेयक जो राज्यपाल भेजते हैं उसको कानून बना देते हैं मंजूरी देके। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्तियाँ, समायाचना, सज़ा कम करना इत्यादि शामिल हैं। समायाचना यानी कि किसी भी व्यक्ति को जिसको मानवीय अधिकार पर दी गई कोई भी कानूनी कठोर सज़ा को कम करना या फिर माफ़ कर देना, यानी किसी भी अपराधी को माफ़ करने का अधिकार है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक, कानूनी एवं राजनयिकी मामलों में सलाह लेने का भी अधिकार है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से आपात स्थिति में विशेष कोर्ट बनाने की सलाह भी ली थी।
ये थी साधारण शक्तियाँ। इसके अलावा आपातकालीन शक्तियों की अगर बात करें तो 3 तरह की आपातकालीन स्थितियाँ हो सकती हैं, जिनमें 3 प्रकार की घोषणा की जा सकती है आपातकाल की। तो इन शक्तियों में भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता और स्वतंत्रता की सुरक्षा करने के लिए संविधान में आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की हैं राष्ट्रपति को। इनमें पहली आपातकालीन स्थिति आती है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसमें युद्ध की स्थिति हो सकती है, बाहरी आक्रमण की स्थिति हो सकती है या फिर सैन्य विद्रोह की स्थिति हो सकती है। तब राष्ट्रपति घोषित करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। इसके अलावा दूसरा आता है राज्य में संवैधानिक संकट, यानी कि राज्यों में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की संभावना। तीसरा वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति किसी भी समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि उन्हें ऐसा महसूस हो कि देश की सुरक्षा में खतरा है। ऐसी स्थितियां तभी उत्पन्न हो सकती हैं या तो बाहरी आक्रमण हो देश पर या फिर सैनिक विद्रोह उत्पन्न हो, लेकिन ये आपातकाल तभी लाया जा सकता है जब संसद इसको मंजूरी दे। इसके लिए दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है। यह 1 माह में स्वीकार करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि संसद इसे मंजूरी देने से मना कर देता है तो यह निरस्त किया जाता है, यानी कि ये ख़त्म कर दिया जाता है। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो 6 महीनों तक ये जारी रहता है, यानी कि अगर ये आपातकाल लग जाता है राष्ट्रीय आपातकाल तो ये 6 महीने तक लगा ही रहेगा। लेकिन यह आपातकाल और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 6 महीनों से ज़्यादा भी ये बढ़ सकता है। राष्ट्रपति हर 6 महीने बाद इसे मंजूरी देते रहते हैं, लेकिन संसद को इस आपातकाल को हटाने का पूरा अधिकार होता है। इसके लिए संसद में प्रस्ताव पर मतदान होता है, फिर इसे संसद में बहुमत प्राप्त करके हटाया जा सकता है। भारत में सबसे पहले 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था जब चीन ने आक्रमण किया था। दूसरी बार 1971 में बांग्लादेश युद्ध हुआ था तब लगाया गया था, और तीसरी बार 1975 में लगाया गया था जब इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बताते हुए सलाह दी थी। राज्य में संवैधानिक संकट दूसरे तरह का आपातकाल है जिसे लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। धारा 356 के अनुसार संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, यानी कि जब संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है किसी भी राज्य में तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। उसको यहाँ पे बोला गया है दूसरी तरह का आपातकाल, यानी कि संवैधानिक संकट आपातकाल। लेकिन 1994 में क्या हुआ था, उच्चतम न्यायालय के आदेश में, जिसको बॉयमोई केस के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि वहाँ पे संसद के दोनों सदनों ने पारित नहीं किया था। उस टाइम क्या हुआ था, 2 महीने के बाद ही दोबारा से सरकार बन गई थी, पुनः स्थापित हो गई थी। इस टाइम 19 मंत्रियों ने राज्यपाल को सरकार से अपना समर्थन लेते हुए पत्र लिखा, जिसके आधार पर राज्यपाल ने सरकार को भंग कर दिया। परंतु कुछ ही समय बाद मंत्रियों ने सरकार को अपना समर्थन फिर से दे दिया, लेकिन राज्यपाल ने बॉयमोई को विधान सभा पटल पर इस बहुमत को साबित करने के लिए अवसर नहीं दिया और सरकार को इस आधार पर भंग कर दिया कि वो अपना बहुमत खो चुके हैं। बॉयमोई ने राज्यपाल के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी। न्यायालय ने 1994 में बॉयमोई केस में अपना फैसला सुनाया, जिसमें राष्ट्रपति शासन कम से कम 6 महीने तक लागू रहता है। 44वें संशोधन में 6 महीने तक और बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार यह 1 वर्ष से अधिक नहीं लगाया जा सकता यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल न हो तो, यानी कि सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल में 1 वर्ष से 1 साल से ज़्यादा आपातकाल लगा सकते हैं। अगर बाकी के दोनों हैं तो उन आपातकालों को 1 साल से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता। राज्यपाल ने आपातकाल की कुल अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि किसी भी राज्य के आपातकाल में कुल अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।
इसके अलावा यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने से मना कर दे तो भी उस राज्य पर आपातकाल लगाया जा सकता है। अगर हम बात करें वित्तीय आपातकाल की, तो राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा तब करते हैं जब किसी भी देश में वित्तीय संकट हो, तो राष्ट्रपति इसे राष्ट्रीय आपातकाल मानकर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। इसको संविधान के अनुच्छेद 360 में उल्लेख किया गया है इसका, लेकिन इसकी मंजूरी संसद की मंजूरी के साथ ही दी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास असीम शक्तियां हैं, लेकिन हकीकत में इन शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री की सलाह या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश सम्राट की तरह है, न कि अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह। राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष या फिर मुखिया होता है, लेकिन सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, जिसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को चलना पड़ता है या फिर जिसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति अपना कोई भी डिसीज़न लेता है। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की, जो कि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं संविधान के अकॉर्डिंग। वे सभी कार्यपालिक शक्तियों का अधिकार रखते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के मुख्य होते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करते हैं। मंत्रिपरिषद वास्तविक रूप से कार्यपालिका होती है, न कि राष्ट्रपति। यानी कि वास्तविक काम जो करता है कार्यपालिका का वो मंत्रिपरिषद होता है, और मंत्रिपरिषद के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री करते हैं वास्तविक कार्य, ना कि राष्ट्रपति। सिर्फ राष्ट्रपति के पास औपचारिक रूप से होती हैं ये शक्तियाँ। ब्रिटेन की तरह भारत में प्रधानमंत्री निम्न सदन का नेता होता है, लेकिन सामान्यतः निचले सदन यानी कि लोकसभा का सदस्य होता है। प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनी तब वे राज्यसभा के सदस्य थी, लेकिन जब वे लोकसभा में चुनी गई तब से यह परंपरा बनी है कि प्रधानमंत्री भी लोकसभा का सदस्य होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के लिए ज़्यादा विकल्प नहीं होते। वे केवल लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, यानी कि जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करके जनता द्वारा चुन के आया है उसी को ही प्रधानमंत्री बना सकते हैं। लेकिन ऐसा करते समय वे पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहते हैं कि वे सदन में अपना बहुमत सिद्ध कर दें। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ही प्रधानमंत्री अपने पद पर रह सकते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा से तात्पर्य है प्रधानमंत्री को लोकसभा में पूरा बहुमत प्राप्त होना, यानी कि जब तक पूरा बहुमत प्राप्त रहेगा तब तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं। यहाँ पर भी कोई इच्छा का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति अपने अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं। जब तक लोकसभा का बहुमत रहेगा तब तक ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे। यहाँ पे राष्ट्रपति की इच्छा का मतलब यही है कि लोकसभा का बहुमत मिला हुआ हो। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है, यानी कि राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, लेकिन वहाँ पर भी प्रधानमंत्री की सलाह लेनी पड़ती है। मंत्री किसी भी सदन से बनाया जा सकता है, वह किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वह उसी सदन को वोट दे सकता है जिस सदन का वह सदस्य हो। कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य बनना ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री बना दिया गया हो और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, संसद का हिस्सा नहीं है, संसद के दोनों सदनों का हिस्सा नहीं है,
तो उसको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि 6 महीने के अंदर उसे दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य बनना पड़ेगा। मंत्री परिषद और कैबिनेट। तब से हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के मुख्य हैं, मंत्री परिषद के मुख्य हैं। आइए जान लेते हैं मंत्री परिषद के बारे में। कैबिनेट को साधारण भाषा में मंत्री परिषद कहते हैं, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग हैं, दोनों में अंतर होता है। यानी कि कैबिनेट को नॉर्मली मंत्री परिषद बोल दिया जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। मंत्री परिषद में कई प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। स्वतंत्रता से पहले कैबिनेट जैसा कुछ भी नहीं था। उस समय कार्यकारी परिषद होता था। कार्यकारी परिषद को परिवर्तित करके मंत्री परिषद बना दिया गया, जो कि संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। कैबिनेट शब्द का प्रयोग मंत्री परिषद के वैकल्पिक तौर पर किया जाता है। इस स्तर पर कैबिनेट के सभी मंत्री एक समान होते हैं, प्रधानमंत्री को छोड़ के। लेकिन जब कनिष्ठ सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए तो परिस्थिति बदल जाती है। यानी कि 3 स्तरों पे 1950 में गोपाल स्वामी आयंगर ने गठित की थी एक समिति, जिसमें त्रिस्तरीय मंत्री परिषद का गठन हुआ था। इसमें 3 स्तरों पर मंत्रियों को डिवाइड किया गया था। उसी को यहाँ मंत्री परिषद बोल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ऊपर के स्तर पर सबसे ऊपर कैबिनेट रैंक रखा गया, जिसे हम कैबिनेट बोल रहे हैं। उसमें जो मंत्री होते हैं उनके पास वो सभी समान रूप से होते हैं, समान शक्तियाँ होती हैं सबके पास। तो सबसे ऊपर का जो स्तर है वो कैबिनेट रैंक, मध्य स्तर, बीच का स्तर राज्य मंत्री, निचले स्तर उप मंत्री। यानी कि कैबिनेट हो गया ऊपर का रैंक। तो कैबिनेट और मंत्री परिषद 2 अलग अलग चीज़ें हो गई यहाँ। कैबिनेट मंत्री परिषद का हिस्सा है। कैबिनेट ऊपर वाला रैंक। दूसरा, पहला आ गया कैबिनेट के मंत्री ऊपर वाला, बीच का राज्य मंत्री और निचला स्तर उप मंत्री। तो इसको बोलते हैं मंत्री परिषद। जो कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं वो सबसे विशिष्ट मंत्री होते हैं, जो प्रशासन के सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाते हैं। सबसे शक्तिशाली माना जाता है इस पार्ट को। ये सरकार की सबसे छोटी निकाय होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होती है। कैबिनेट के 3 मुख्य कार्य होते हैं: सरकार की नीतियों को संसद में प्रस्तुत करना, सरकार की नीतियों को लागू करना, और ये सभी विभाग एवं मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करती है। ये इसके 3 मुख्य कार्य हैं, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से करना है। कैबिनेट सामान्यतः नियमित रूप से मिलती है, क्योंकि यह निर्णय निर्माण करने वाली संस्था है। यानी कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करती है जो वो ये वाली संस्था है। कैबिनेट रैंक वाले मंत्री करते हैं डिसीजन लेने का काम। इसे कैबिनेट सचिवालय द्वारा सहायता मिलती है। यानी कि कैबिनेट में एक सचिव होता है और अन्य विशिष्ट अधिकारी होते हैं। कार्य को आसान करने के लिए कैबिनेट के अन्य समितियां भी होती हैं, जैसे कि 4 तरह की समितियों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे स्थायी समिति कह सकते हैं हम इन्हें यहाँ। रक्षा समिति, आर्थिक समिति, प्रशासनिक समिति और संसद एवं कानून मामलों की समिति। जिससे रिलेटेड जो समस्या होगी उससे रिलेटेड यहाँ पे जिम्मेदारियाँ डिवाइड कर दी गई हैं समितियों में। रक्षा में रक्षा से रिलेटेड, सुरक्षा से रिलेटेड, आर्थिक मामलों में वित्तीय और धन से रिलेटेड, प्रशासनिक मामलों में प्रशासन को चलाने से रिलेटेड, प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड, संसदीय एवं कानूनी मामलों से कानून बनाने और कानूनों को लागू करने से रिलेटेड आ जाती हैं। अस्थायी समितियां समय समय पर बनाई जाती हैं। स्थायी समितियां ये 4 हैं, ये ऐसे ही रहती हैं। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर अस्थायी समितियां भी बनाई जाती हैं। दूसरी रैंक की अगर हम बात करें तो दूसरा आ जाता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री के मंत्री ये स्वतंत्र मंत्री होते हैं। उन्हें कैबिनेट मंत्रियों की तरह कार्य करने का अधिकार प्राप्त होता है। राज्य मंत्री एवं कैबिनेट मंत्रियों में केवल इतना फ़र्क होता है कि राज्य मंत्री कैबिनेट में नहीं बैठ सकते, कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा नहीं ले सकते। वो तभी इन कैबिनेट बैठकों में जा सकते हैं जब उन्हें बुलाया जाए। कुछ अन्य मंत्री भी होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से कैबिनेट के अधीन कार्य करते हैं, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं।
अगर हम निचले स्तर की बात करें, निचले स्तर में उपमंत्री होते हैं जिनकी कुछ खास प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी जाती हैं। ये मंत्री अन्य मंत्रियों से अलग होते हैं, अन्य मंत्रियों से भिन्न होते हैं। इनकी कुछ जिम्मेदारी होती है, जैसे कि पहली जिम्मेदारी संसद में पूछे गए प्रश्नों के जवाब देना तथा संबंधित मंत्री की सहायता करना। दूसरी, आम जनता को सरकार की नीतियों के बारे में बताना, संसद के सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार रखना, राजनीतिक दलों एवं प्रेस के साथ अच्छे संबंध बनाना, किसी खास समस्या की जांच पड़ताल करना जो उन्हें किसी संबंधित मंत्री द्वारा दी गई है। ये कुछ कार्य हैं जो निचले स्तर के मंत्रियों द्वारा की जाते हैं, उपमंत्रियों द्वारा की जाती है। इन सब बातों से हमें पता चलता है कि जो कैबिनेट है वो मंत्रिपरिषद की धुरी है। कैबिनेट और मंत्रिपरिषद दोनों को एक ही माना जाता है, लेकिन कैबिनेट ऊपर वाला स्तर है, तो इसीलिए इसको मंत्रिपरिषद की धुरी माना गया है, बेस माना गया है। इस वजह से ही कैबिनेट विधायिका की सबसे बड़ी समिति कहते हैं, विधायिका की सबसे बड़ी समिति माना गया है। कैबिनेट को विधायिका क्या है ये हम पिछली यूनिट में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। यह कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच कड़ी का काम करता है, यानी कि दोनों को जोड़ने का काम करता है। इसीलिए विधायिका की सबसे बड़ी समिति है जो कार्यपालिका और विधायिका इनको आपस में जोड़ती है। कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों को एक साथ जोड़ने का काम करती है। अगर हम इसके सामूहिक उत्तरदायित्वों की बात करें तो मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत सभी मंत्री अपने कार्यों के प्रति एवं सरकार के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक नेतृत्व के अंतर्गत सभी मंत्री कैबिनेट के निर्णयों की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से साझा करते हैं। शंका एवं असहमति केवल कैबिनेट के कैमरे तक सीमित रहती है। एक बार यदि कोई निर्णय ले ले तो यह संपूर्ण सरकार का निर्णय माना जाता है। यदि किसी मंत्री को सरकार का निर्णय नहीं मंजूर या फिर सहमत नहीं है सरकार के निर्णय से, तो उनका समर्थन नहीं करता है और वो मंत्री, तो उसको नैतिक आधार पर मंत्रिपरिषद से रिज़ाइन देना पड़ता है, निकाल दिया जाता है, ये कह सकते हैं हम। यदि मंत्रिपरिषद का गठन विभिन्न राजनीतिक दलों के गठन से किया जाए तो यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर आधारित होता है, ताकि सभी मंत्रालयों में सामंजस्य बना रहे। यदि राजनीतिक दलों को न्यूनतम साझा कार्यक्रम के साथ खड़ा रहना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते तो मंत्रिपरिषद अस्तित्व में नहीं रह सकता। इसीलिए सभी राजनीतिक दलों को न्यूनतम साझा कार्यक्रम के साथ खड़ा रहना पड़ता है। मंत्रिपरिषद के भीतर एकता न केवल इसके लिए अनिवार्य है, बल्कि इसको कुशलता और कार्यक्षमता के लिए भी ज़रूरी है। इसके लिए जनता का विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी है। जनता सरकार के सदस्यों के बीच सार्वजनिक अपेक्षा और लोक नीति जैसे मामलों में आपसी टकराव इसके पतन का कारण होता है। कैबिनेट और संसद की बात करें तो संसदीय सरकार का मूलभूत तत्व प्रधानमंत्री और इसके कैबिनेट का संसद के प्रति उत्तरदायी होना है। संसद शासन नहीं चलाती बल्कि सरकार की नीतियों की आलोचना करती है, इसे उचित और अनुचित मानकर कार्यों की समीक्षा करती है। प्रधानमंत्री एवं इसके मंत्रिपरिषद का अस्तित्व संसद के समर्थन पर निर्भर करता है, यानी कि एक तरीके से चेकिंग करती है ये सरकार के काम की कि ये काम सही है या गलत है। संसद का समर्थन ज़रूरी है मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री को कोई भी कार्य करने के लिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रकार सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, लेकिन यथार्थ में प्रधानमंत्री ही अपने बहुमत के बल पर संसद की कार्य प्रणाली पर नियंत्रण रखते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं प्रभाव का स्रोत। संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ कुछ इस तरीके से उल्लेख की गई हैं
कि व्यवहारिक रूप से कई प्रकार से शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल का गठन खुद करता है और इसके अलावा वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। उन्हें संसद के सदस्यों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, क्योंकि पटेल पार्टी के बहुत बड़े नेता थे। श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में भी बड़े नेताओं को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें गठबंधन सरकार की, तो प्रधानमंत्री के पास अपने मंत्रियों को चुनने के ज़्यादा विकल्प नहीं होते गठबंधन सरकार में। ये हम मोरारजी देसाई के कार्यकाल में या फिर HD देवगौड़ा के कार्यकाल में, इंद्र कुमार गुजराल के कार्यकाल में देख सकते हैं, जहाँ पे 14 पार्टियाँ शामिल हुई थी। ऐसे में मंत्रियों का चयन करना पार्टियों द्वारा किया जाता है, ना कि प्रधानमंत्री द्वारा। प्रधानमंत्री संसद में बहुमत वाली पार्टी के नेता होते हैं, इसलिए उन्हें संसद सबसे ज़्यादा ताकतवर समझा जाता है। वे संसदीय शासन प्रणाली में अपनी पार्टी को मजबूत नेता माने जाते हैं। लोकसभा के नेता होने के कारण प्रधानमंत्री के पास संसदीय कार्य प्रणाली के ऊपर नियंत्रण होता है। वे राष्ट्रपति को संसद के सत्र में सूचना देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष भी लोकसभा की कार्यवाही के लिए प्रधानमंत्री से सलाह लेते हैं। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तब प्रधानमंत्री के पास राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति होती है। सबसे अधिक शक्ति प्रधानमंत्री की होती है लोकसभा को भंग करने की। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह मानना ज़रूरी होता है। इस शक्ति से ही प्रधानमंत्री विपक्ष पर नियंत्रण रखता है, यानी कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह माननी पड़ती है और इसी वजह से प्रधानमंत्री विपक्ष को कंट्रोल करता है। सरकार का मुखिया होने के कारण प्रधानमंत्री को असीमित अधिकार दिए गए हैं। सरकार की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां प्रधानमंत्री ही करते हैं राष्ट्रपति के नाम पे, यानी कि जो राष्ट्रपति नियुक्तियां करते हैं न्यायालय के न्यायाधीशों की, हाई कोर्ट के जजों की, सुप्रीम कोर्ट के जजों की, अटॉर्नी जनरल, सेना प्रमुखों की, जल प्रमुखों की, वायु प्रमुखों की, तीनों सेनाओं के प्रमुखों की, सभी राज्यपालों की, राजदूतों की, उच्च आयुक्त या फिर चुनाव आयोग के सदस्यों की, तो वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही की जाती है। राष्ट्रपति के नाम पर, यानी कि राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रधानमंत्री की सलाह होती है, प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री अन्य प्रशासनिक एजेंसियों जैसे कि CBI इत्यादि पर नियंत्रण रखते हैं। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और वर्तमान में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री को बहुत लोकप्रिय बनाया है। इन सभी कारणों से, क्योंकि इन्होंने अपनी शक्तियों का बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य लिया है अपनी शक्तियों से। इन्हीं सभी शक्तियों के कारण प्रधानमंत्री कार्यकाल में सबसे लोकप्रिय बने रहे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, जैसे कि पहला, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देता है। दूसरा, केंद्र के सभी कार्यों में कार्यों और प्रस्तावों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सूचित करते हैं। तीसरा, यदि राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी ले सकते हैं। ये कर्तव्य ही प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से कमतर समझते हैं। इसी वजह से राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका भी है। लेकिन जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का उपयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि मंत्रिपरिषद की
मुख्य प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसी वजह से प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका भी माना जाता है। लेकिन कई अवसरों पर ऐसा देखा गया जहां पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच कई नीतियों पे मतभेद नजर आया। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इस परंपरा को तोड़ा कि राज्य अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह मानने पर बाध्य हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जब नेहरू के काल में हिंदू पर्सनल लॉ में सुधार करने का प्रयास किया गया तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को ये बात सही नहीं लगी और उन्होंने इस पर समर्थन नहीं दिया। इसके अलावा राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने भी भारतीय डाक विधेयक को मंजूरी देने से मना कर दिया। इस बिल को संसद ने मंजूरी दे दी थी, फिर भी राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी नहीं दी। इस प्रकार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच भी मतभेद सामने आया था। तो हमने अभी तक जाना कि सिर्फ दो केसेस में ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की बात मानने से मना कर दिया या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मानी। उसके अलावा प्रधानमंत्री ही वास्तविक कार्यपालिका मानी गई है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति होता है वास्तविक कार्यपालिका, जो कि मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है। तो ये कुछ दो उदाहरण हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना है। लास्ट में सारांश पढ़ लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या मेन रहा इस पूरे इकाई में। इसी के साथ हमारी ये इकाई समाप्त हो जाएगी। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रही हो, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम ऐसे ही और वीडियो बनाते रहें, फ्यूचर में आपकी और भी हेल्प होती रहे। तो गाइस, सारांश देख लेते हैं। ब्रिटिश प्रणाली की तर्ज से भारतीय संसद प्रणाली का अपनाया गया है, यानी कि जो भारतीय संसद प्रणाली है उसको ब्रिटिश प्रणाली के देख के बनाया गया है, यानी कि भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली की जैसी है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि विधायिका हम पढ़ चुके इकाई 7 में, कार्यपालिका हम पढ़ चुके इकाई 7 में, के प्रति उत्तरदायी है संसदीय प्रशासन प्रणाली। भारत में कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं। राज्य का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, जिसको राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रपति के पास कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती हैं। इन शक्तियों का इस्तेमाल वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे करते हैं, और मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि हम कह सकते हैं वास्तविक जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसमें प्रधानमंत्री के पास ही वास्तविक शक्तियाँ होती हैं। प्रधानमंत्री को ही वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, जो कि बहुमत प्राप्त दल का नेता भी होता है। प्रधानमंत्री जनता द्वारा चुनकर आता है प्रत्यक्ष रूप से। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बने रह सकते हैं। प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार का मतलब है कि जब तक लोकसभा में बहुमत रहेगा तब तक रह सकते हैं। वे संसद के प्रति वास्तविक रूप से जिम्मेदार होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पे काम करता है। कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में मतभेद उत्पन्न होते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन इनसे कभी भी संवैधानिक संकट नहीं हुआ। तो ये थी गाइस हमारी 8वीं इकाई। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।